बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस इन मुल्तान। दिस इज़ योर माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर और इसमें जो है स्टूडेंट्स हम प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो वो स्टडी कर रहे थे और उसमें जो है वो हमने ऑलमोस्ट अपना बैक्टीरिया जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ था। उसकी जो है वो हमने स्टेनिंग जो है वो टेक्निक्स देख रहे थे। कल हमने ग्राम स्टेनिंग पढ़ी थी और आज जो है वो हमने स्टडी करना है अबाउट एसिड फास्ट स्टेनिंग या ज़ील नेल्सन स्टेनिंग। तो कल स्टूडेंट्स मैंने आपको थोड़ा सा इसका जो है वो नो हाउ थोड़ी सी दे दी थी कि ये होती क्या है। एसिड फास्ट स्टेनिंग मैंने आपको बताया था कि चूँकि कुछ बैक्टीरिया कुछ जीनस के ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स कि जो एसिड को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, यानी जब उनके ऊपर एसिड डाला जाता है ड्यूरिंग स्टेनिंग तो उसका उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट एज सच प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम उनको जो है वो एसिड फास्ट स्टेनिंग या आप कह लो कि ऑर्गेनिजम्स कह देते हैं, एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स कह देते हैं। ठीक है, कि जिन पर एसिड डालने से कोई भी जो है वो असर ना हो, और ऐसी स्टेनिंग को हम कह देते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। इसका दूसरा नाम होता है ज़ील नेल्सन स्टेनिंग। तो बच्चे एसिड फास्ट स्टेनिंग का प्रिंसिपल सबसे पहले हम देख लेते हैं। द एसिड फास्ट स्टेन इज अ डिफरेंशियल स्टेन। ये जो एसिड फास्ट स्टेन होता है ये एक डिफरेंशियल स्टेन होता है जो कि यूज़ होता है आइडेंटिफाई करने के लिए एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स सच एज मेंबर्स ऑफ जीनस माइकोबैक्टीरियम। तो जो एसिड फास्ट स्टेन होता है ये एक ऐसा स्टेन होता है जो डिफ्रेंशिएट कर देता है माइकोबैक्टीरियम को बाकी बैक्टीरिया से, बिकॉज माइकोबैक्टीरिया के अंदर ऐसे स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि आप कह लो इसको आइडेंटिफाई कराने में बड़े हेल्पफुल होते हैं स्टेनिंग के ज़रिए से। अब वो कहता है कि जो एसिड फास्ट स्टेन है, अब जो स्टेन इस स्टेनिंग में इस एसिड फास्ट स्टेनिंग में जो हम स्टेन यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे एसिड फास्ट स्टेन। जैसे जो ऑर्गेनिजम्स इसमें यूज़ हो रहे हैं या आप कह लो जो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं उनको हम कह रहे हैं एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स। इस तरीके से जो स्टेन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उनको हम कह रहे हैं एसिड फास्ट स्टेन। द एसिड फास्ट स्टेन इज अ डिफरेंशियल स्टेन यूज टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स सच एज मेंबर ऑफ जीनस माइकोबैक्टीरियम। बैक्टीरिया इन दिस जीनस कंटेन अ वैक्सी लिपिड। अब वो वैक्सी लिपिड का नाम क्या होता है बच्चे? माइकोलिक एसिड। इस वैक्सी लिपिड का क्या नाम होगा? माइकोलिक एसिड होता है इन देयर सेल वॉल। जैसे हमने बताया कि डिफरेंट केमिकल्स होते हैं हर आप कह लो बैक्टीरिया की सेल वॉल में डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, सेल वॉल जो है वो बनी हुई होती है, उससे ये भी केमिकल है। इसी तरीके से जो सेल वॉल होती है एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स की, उसके अंदर जो है वो एक वैक्सी मोमी सी लिपिड होती है। जैसे मोम नहीं होता इसी तरीके से वैक्सी सी लिपिड होती है जिसको हम कहते हैं माइकोलिक एसिड इन देयर सेल वॉल। एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर अ स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स। जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको स्टेनिंग के लिए स्पेशल सी जो है वो टेक्निक्स चाहिए होती हैं। वो हर किस्म की स्टेनिंग में जो है वो उससे आप यूँ कह लो स्टेन नहीं हो जाते या हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये था इसका प्रिंसिपल होता है कि किस असूल पर जो है हम ये वाला काम करते हैं। द प्राइमरी स्टेन यूज, ये प्रिंसिपल ही कंटिन्यूड है। द प्राइमरी स्टेन यूज्ड इन एसिड फास्ट स्टेनिंग इज कार्बोल फ्यूशीन। कार्बोल फ्यूशीन जो है वो यूज़ हो रही होती है। इस लिपिड सॉल्युबल, ये क्या होती है? लिपिड सॉल्युबल होती है, लिपिड के अंदर हल हो जाती है। एंड कंटेन्स फिनोल, और इसके अंदर क्या होता है? फिनोल होता है। कार्बोल फ्यूशीन के अंदर फिनोल होता है विच हेल्प्स। फिनोल जो आप देखते हो अक्सर ऑफिस में, बिल्डिंग्स में इसकी जो सफाई के लिए टाँकी लगाई जा रही होती है, इसकी एक स्मेल भी होती है डिस्टिंक्टिव सी, तो उसको हम कह रहे होते हैं फिनोल की। हम कहते हैं कि ये इसमें का वो हो रहा है, फिनोल की जो है ना लेयर्स वो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो फिनोल है ये भी एक केमिकल है जो कि जर्म्स को किल करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो प्राइमरी स्टेन जो यूज़ होता है वो कार्बोल फ्यूशीन है। ये लिपिड सॉल्युबल होगा और इसके अंदर फिनोल होगा। अब
फिनोल का क्या काम है, विच हेल्प्स द स्टेन पेनिट्रेट द सेल वॉल, ताकि जो हमारा स्टेन है वो सेल वॉल के अंदर जो है वो मूव कर जाए। यानी अगर फिनोल नहीं होएगा तो ये जो हमारा स्टेन है कार्बोल फ्यूशीन, ये अंदर जो है वो मूव नहीं करेगा, सेल वॉल के अंदर मूव नहीं करेगा। उसके लिए हमको ज़रूरी है कि इसके साथ इसमें फिनोल भी ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पर एक में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिनोल इन द स्टेन कार्बोल फ्यूशीन। तो आपने बता देना है कि इट हेल्प्स द स्टेन टू पेनिट्रेट द सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर जाने के लिए उसको जो है वो फिनोल हेल्प करता है। दिस इज़ फर्दर असिस्टेड बाय एडिशन ऑफ हीट, और मज़ीद इसको काम कराने के लिए हम थोड़ा सा हीट भी दे देते हैं, ज़्यादा नहीं, आपने थोड़ी बहुत जो है वो यहाँ पर हीट भी प्रोवाइड कर देनी है। द स्मीयर इज देन ड्रेन्स्ड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर, और जो अब आपने स्मीयर प्रिपेयर किया हुआ है, मैंने आपको कल बताया था डिटेल से कि स्मीयर कैसे प्रिपेयर करते हैं। उस स्मीयर के ऊपर हमने प्राइमरी स्टेन अप्लाई किया और उसके बाद हमने क्या किया कि उसको रिंस कर लेंगे हम स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर से, यानी उसके ऊपर थोड़ा सा ऐड कर देंगे स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर विच वॉश द स्टेन। वो क्या करेगा, वॉश कर देगा स्टेन को फ्रॉम ऑल नॉन एसिड फास्ट सेल्स, तमाम नॉन एसिड फास्ट यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एसिड रेजिस्टेंट नहीं होंगे उनके ऊपर से सारे का सारा आप कह लो स्टेन को वॉश करा देगा, बट डज नॉट फ्रॉम एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स, लेकिन एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर से वो डीकलराइजर अपना काम नहीं करेगा। या हम कह सकते हैं कि एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस शो करेंगे टुवर्ड्स द डीकलराइजर। तो ये जो डीकलराइजर है ये बेसिकली आप कह लो कि एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये इस एसिडिक डीकलराइजर का एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स पर या एसिड फास्ट सेल्स पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, नॉन एसिड फास्ट सेल्स इससे क्या हो जाएंगे, डीकलराइज हो जाएंगे। द डीकलराइज्ड नॉन एसिड फास्ट सेल्स, ये जो डीकलराइज्ड नॉन एसिड फास्ट सेल्स होते हैं देन टेक अप द काउंटर स्टेन, वो फिर जो है दूसरे वाला स्टेन ले लेते हैं। जैसे हमने ग्राम स्टेनिंग में पढ़ा था कि वो जो डीकलराइज हो रहे थे वो सेकेंडरी स्टेन ले रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पर जो डीकलराइज्ड नॉन एसिड फास्ट सेल्स होते हैं जिनके ऊपर से जो प्राइमरी स्टेन है वो हट चुका होता है, वो फिर से काउंटर स्टेन ले लेते हैं, यानी जो दूसरा स्टेन हम अप्लाई करते हैं वो फिर ये जो है वो उसको ले लेते हैं। अब हम इसका थोड़ा सा प्रोसीजर देखेंगे, जैसे हमने कल उसका प्रोसीजर देखा था इस तरह से आज हम इसका प्रोसीजर देखेंगे कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले है प्रिपेयर अ स्मीयर ऑन अ ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड के ऊपर हमने क्या प्रिपेयर करना है, स्मीयर प्रिपेयर करना है। और अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि स्मीयर कैसे प्रिपेयर करना है। तो दूसरा स्टेप है हमारे पास अलाउ द स्लाइड टू एयर ड्राई, और हमने स्लाइड को एयर ड्राई कर लेना है, यानी एयर की मौजूदगी में उसको खुश कर लेना है। हवा की मौजूदगी में जो आपने स्मीयर अपना बनाया है स्लाइड के ऊपर उसको जो है वो थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। फिर हमने मेथनॉल ऐड कर देना है। मेथनॉल का क्या काम होगा, ये जो स्लाइड है ना उसके ऊपर जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, जो हमारा बेसिकली कल्चर है, उसको फिक्स कर देगा, ठीक है। फिक्स करने के काम आएगा। स्लाइड के ऊपर जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसको एक जगह पर आप कह लो स्टिक कराने के काम आएगा। उसके बाद हमने डालना है अप्लाई इनफ कार्बोल फ्यूशीन विद टेर्जिटोल टू कवर द बैक्टीरिया, और फिर हमने कार्बोल फ्यूशीन जो है वो ऐड कर देना है, साथ टेर्जिटोल, ये भी एक केमिकल होता है, इसको इसके साथ डाल देना है ताकि वो बैक्टीरिया को कवर कर दे। अलाउ दिस टू सेट फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट तक के लिए जो है वो ये काम होने देना है। कितने मिनट के लिए, यहाँ पर टाइमिंग्स जो है ना इससे रेलेवेंट एमसीक्यू रहते हैं कि कितनी देर के लिए हमने रहने देना है। हमने 5 मिनट के लिए कार्बोल फ्यूशीन विद टेर्जिटोल ऐड करना है बैक्टीरिया पे और उसको कवर कर देना है, रखे रहने देना है 5 मिनट के लिए। फिर हमने क्या करना है, रिंस द स्लाइड विद एसिड अल्कोहल, यानी अब हमने उसको थोड़ा सा उसके ऊपर ऐड कर देना है। ये करने के बाद प्राइमरी स्टेन डालने के बाद हमने उसके ऊपर कतरा कतरा करके ना एसिड अल्कोहल डाल देना है, सही है। जब हम अपने जो स्लाइड है उसके ऊपर कतरा कतरा करके एसिड अल्कोहल डालना है, एक साथ ही डाल देना वरना वो सारा काम ख़राब हो जाएगा।
ड्रॉप बाय ड्रॉप, कतरा कतरा करके वो अल्कोहल डालना है, यहाँ तक के जो अल्कोहल नीचे गिर रहा होगा ना उस स्लाइड से होते हुए वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसका क्या मतलब होगा कि जो प्राइमरी स्ट्रेन है वो अब एक्सेस में था, या जितना उससे रिमूव होना था वो हो चुका है। अब अल्कोहल जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। सही हो गया। जेंटली रिंस द स्लाइड विद वाटर, और फिर हमने उसको उस स्लाइड के ऊपर क्या डाल देना है, थोड़ा सा वाटर डाल के उसको क्लीन कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें आपने पॉइंट आउट करनी है वो ये कि टाइमिंग बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट हो, यानी 5 से 6 मिनट से ज़्यादा ना हम उसको अप्लाई करें प्राइमरी स्ट्रेन को, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपने अल्कोहल एसिड अल्कोहल डालना है वो कतरा कतरा करके डालना है, एक साथ सारे का सारा नहीं डाल देना, अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉय योर एक्सपेरिमेंट। थर्ड वन जो है वो आपने जेंटली रिंस करना है स्लाइड को वाटर के साथ। तो यहाँ तक जो है वो होपफुली हमें सारा का सारा क्लियर हो गया होगा कि एसिड फास्ट ट्रेनिंग की क्या जो है वो मेथडोलॉजी है। अच्छा, ये हमारे उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, प्रोसीजर को ही कंटिन्यू करते हैं। अप्लाई इनफ मिथाइलिन ब्लू। अब ये जो मिथाइलिन ब्लू है ये काउंटर स्टेन है, या आप कह लो सेकेंडरी स्टेन है। टू कवर द बैक्टीरिया, जब ये सब कर लिया आपने उसको रिंस कर लिया वाटर के साथ। अच्छा, रिंस करने में क्या होता है, रिंस होता है बच्चे लाइटली सा वॉश करना, यानी बहुत ज़्यादा आपने बिल्कुल उसके ऊपर सारे का सारा टैप वाटर डालकर उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देना, बिल्कुल लाइट सा उसको वॉश करना है। ये जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से रिंस करना क्या होता है और फिर कम्प्लीटली वॉश करना क्या होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, फ़र्क है, वो फिर जब हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो हम क्लियर कर लेंगे अपना कॉन्सेप्ट। प्रोसीजर क्या है, अप्लाई, अच्छा जो फर्दर 6 पॉइंट्स हो गए थे, 7th पॉइंट है हमारे पास, अप्लाई इनफ मिथाइलिन ब्लू टू कवर द बैक्टीरिया, अलाउ दिस टू सेट फॉर 1 मिनट। वो जो हमने प्राइमरी स्टेन डाला था वो कितनी देर डालना था, 5 मिनट के लिए डालना था, और जो हमने काउंटर स्टेन डाला है ये कितनी देर के लिए डालना है, 1 मिनट के लिए डाल देना है। जेंटली रिंस द स्लाइड विद वाटर, वो डालने के बाद फिर आपने रिंस करना है स्लाइड को वाटर के साथ, और अलाउ द स्लाइड टू एयर ड्राई, और फिर स्लाइड को जो है वो थोड़ा सा खुश्क कर लेना है हवा में। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर ऑयल इमर्जन, और फिर वही बात करनी है जैसे मैंने आपको बताया था ना, ऑयल डालेंगे तो जो आप कह लो कि रेजोल्यूशन पावर है वो ज़्यादा हो जाती है, जो चीज़ है वो हमें बहुत डिस्टिंक्टिव सी और एक अच्छा सा उसका क्लियर कट इमेज जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है माइक्रोस्कोप में। तो ये टेक्निक होती है कि अगर हमने अपना इमेज का अच्छा सा एक लुक बनाना है ताकि हम उसको इजीली ऑब्जर्व भी कर सकें, उसके फीचर्स को स्टडी कर सकें, तो हम उसको जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो हमारा स्पेसिमेन है उसको इमर्स कर देते हैं ऑयल के अंदर, या उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देते हैं आप कह लो, तो उससे वो हमारा जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो ये जो है वो सारा ज़ील नेल्सन स्टेनिंग, या आप कह लो कि एसिड फास्ट स्टेनिंग की प्रोसीजर था। अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखा दूं कि यहाँ पर जो आपको फर्स्ट ये जो नज़र आ रहा है, ये जो रेक्टेंगुलर सा आपको, ये इसी को स्लाइड कहते हैं, जो रेक्टेंगुलर सा आपको एक शेप नज़र आ रही है इसी तरह की हमारी जो है वो स्लाइड होती है। तो हमने अप्लाई करना है प्राइमरी स्टेन ऑफ कार्बोल फ्यूशिन फॉर 30 सेकेंड्स। अब यहाँ पर जो है वो ये टाइमिंग जो है वो वेरी करेगी, यानी कहीं पर आपने जैसे 5 मिनट्स के लिए भी हम कर सकते हैं इस चीज़ को, और जो है वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस जो है वो हमने इसको अप्लाई कर देना है प्राइमरी स्टेन को। तो ये देखें, ये इस तरह से पिंक से कलर का होगा, आप हमारा जो स्टेन आपको स्मीयर होगा वो कैसे कलर का हो जाएगा, पिंक से कलर का हो जाएगा। उसके बाद हमने हीट फिक्स करना है सेल्स टू द स्लाइड यूजिंग द फ्लेम। जब हमने अप्लाई कर देना है स्टेन को, थोड़ा सा उसको हीट करके फिक्स कर देना है अपनी जगह पर, ताकि वो इधर उधर मूव ना करे, बिकॉज होते तो लिक्विड ही है ना ये सारे। उसके बाद हमने ऐड कर देना है डी कलराइज़र इसके ऊपर, और डी कलराइज़र ऐड करने के बाद हमने क्या करना है कि उसको जो है वो वही थोड़ी देर रिंस, उसको फिर रिंस करते रहना है यहाँ तक कि अल्कोहल जो है वो क्लियर, यानी कि बिल्कुल क्लियरिटी, यानी कि आप कह लो उसमें कोई कलर ना हो, और वो जो है वो हमें ऑब्टेन हो, जिन मतलब हम जब रिंस कर रहे हो या ऐड कर रहे हो तो जो यहाँ से नीचे गिर रहा होगा उसके अंदर कोई कलर ना हो, और फिर हमने अप्लाई कर देना। अब वो डीकलराइज हो जाएंगे, कौन से वाले ऑर्गेनिज्म डीकलराइज हो जाएंगे, नॉन एसिड फास्ट,
यानी कि जिनका एसिड को रेजिस्टेंस जो नहीं शो करेंगे वो डीकलराइज हो जाएंगे। फिर हमने काउंटर स्टेन डालना है मिथाइलिन ब्लू, और वो जो है आपको रिजल्ट शो होगा। ये देख लीजिए कि जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने अपना वही का वही पिंक कलर जो है वो शो कर रहे हैं, या आप कह लो रेडिश से होते हैं, पिंकिश से होते हैं। और जो आपका नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है वो आपको देखो कि वो ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पर ये एक बात जो है काबिल गौर ये कि जो डीकलराइजर वाला स्टेप है, यहाँ पर जो हमारे एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो कोई पूछ सकता है वाई दिस आर नोन एज एसिड फास्ट organisms, or the procedure or the staining is called acid fast staining because the there is no effect of acid on the acid fast organisms, and this method is used in this staining, that's why this is known as acid fast staining। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिर दूसरा वो पूछ सकता है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो जो अदर नेम होता है वो होता है ज़िल नेल्सन स्टेनिंग, ये इसका दूसरा जो है वो नाम हो जाएगा। होपफुली ये जो हमारा, और ये देखो आपका जो इसका स्ट्रक्चर है ये मैं आपको दिखा दूँ। ये देख लीजिए, रिजल्ट्स में जो पॉजिटिव होते हैं यानी एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पिंक या रेडिश से अपीयरेंस होगी उनकी, और जो नेगेटिव होते हैं यानी नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्लू कलर के अपीयर हो रहे होते हैं। क्यों भला? क्योंकि वो जो दूसरा वाला स्टेन है उसको ले लेते होते हैं, तो इसलिए उनकी अपीयरेंस क्या हो जाएगी? ब्लू हो जाएगी। तो देख लीजिए आपको डायग्राम में ये जो आपको व्यू नज़र आ रहा है, थोड़ा सा आप जब माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो इसी तरह का सा हमें व्यू नज़र आता है। तो जो पिंक कलर का होगा उसको हम एसिड फास्ट कहेंगे पॉजिटिव, और जो डार्क ब्लू या पर्पलिश सा होगा उसको हम कहेंगे एसिड फास्ट नेगेटिव। इसकी डायग्राम्स को अच्छे से आपने फोकस करना है, किस तरीके से ये नज़र आएगा। अच्छा, अब ये तो हमारा बैक्टीरिया यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमने बैक्टीरिया की जो टेक्निक्स हैं, कल्चर मीडिया हैं, इसके अलावा हमने इसकी क्लासिफिकेशन है, एनाटॉमी है, सब जो है वो डिस्कस कर ली हुई है। तो यहाँ तक हमारा बैक्टीरिया जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो वायरस स्टार्ट हो रहा है। हम इसको वायरस का जो है वो आज इंट्रो कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो वायरस में इंट्रो स्टार्ट कराने से पहले मैं ये बता देती हूँ आपको कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो मैं MCQs हैं वो पोर्शन वाइज बना दूँ, कि बैक्टीरिया के अलग MCQs बना दूँ, वायरस के अलग बना दूँ, फंजाई के अलग बना दूँ, मतलब तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्लासिफाइड हैं नोट्स में, तो मैं उनके अलग अलग से MCQs बना दूँ। तो होपफुली जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं बैक्टीरिया के जो है वो MCQs ही ऐड कर दूँगी। तो हम जो है अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं वायरस का। तो बच्चे वायरस जो है वो हमें पता है कि ये एक ऐसा हम कहते हैं कि नॉन सेलुलर एंटाइटी है, इसका कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। क्लास में एक दफ़ा एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि क्या ये यूकैरियोटिक होगा या प्रोकैरियोटिक होगा, तो मैंने तब भी बताया था, एक्सप्लेन किया था कि वायरस का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। हम वो जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कर रहे थे वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कर रहे होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस है जो वायरस है इसके अंदर तो कोई ऐसा ऑर्गेनेली भी नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि वायरस क्या होता है? नॉन सेलुलर होता है। तो अब वायरस को हम अब स्टार्ट कर देते हैं। अ सेंचुरी अगो, एक सदी पहले, द वर्ड वायरस वाज जनरली रेफर्ड टू एज पॉइजन। जो वायरस था उसको क्या कहते थे? पॉइजन कहते थे। पॉइजन का मतलब क्या होता है? जहर कहते थे, क्योंकि जो इससे इन्फेक्शन होते थे या आप कह लो प्रॉब्लम्स होती थी वो बड़ी फैटल होती थी, यूजली डेथ हो जाती थी। ठीक है, एसोसिएटेड विद डिजीज़ एंड डेथ। किसके साथ एसोसिएटेड था? कि या तो बहुत शदीद बीमारी हो जाती थी या फिर डेथ हो जाया करती थी, क्योंकि वायरस का इवन आज के दौर में भी स्टूडेंट्स इतनी आप कह लो इम्प्रूवमेंट्स, इतनी हमारे पास वास्ट टेक्नोलॉजीज़ आने के बावजूद हम जो एंटी वायरल ड्रग्स हैं वो सही तरीके से हम नहीं बना पा रहे हैं, यानी वायरस के अगेंस्ट मेडिसिन जो है वो हम नहीं बना पा रहे हैं।
वजह यही है कि ये इतना सिंपल और आप कह लो कि टीनी सा जो है वो एक इंटाइटी है कि समझ इसकी जो इसको 100% अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसकी अभी तक नहीं हो पाई है। तो स्टिल जो है अब जैसे कोविड का सिनेरियो चल रहा है, कोविड-19 का, तो अब देखो ना इसके अभी तक स्टिल अभी तक इसके अगेंस्ट जो है वो अब वैक्सीन तो आ गई हैं, लेकिन कितने के आप कह लो कितने टाइम के बाद जो है वो इसकी वैक्सीन बनी है और अभी तक स्टिल इसका कोई हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं पता चल रहा वायरस के कोरोना वायरस का। तो ये वायरस जो होते हैं ये इन जो पहला दौर था जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तब इसको जहर कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमारियां और जो है ना डेथ इसकी वजह से हो जाया करती थी। द वर्ड वायरस इज डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड वीनो। जो वायरस है ये कौन से वर्ड से लिया गया है? ये लेटिन वर्ड से लिया गया है, लातीनी ज़बान के लफ्ज़ विनोम से लिया गया है, जिसका क्या मतलब होता है? पॉइजनस फ्लूइड, यानी कि जहरीला मवाद। इसको बड़ा पुराने वक्तों में जब यानी मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब कोई वो नहीं होती थी टेक्नोलॉजी नहीं, तो इसको बड़े ही मोहलिक समझा जाता था। इससे कहते थे बस अब तो इससे मौत ही होगी, तो इसको मीनिंग पॉइजनस फ्लूइड। तो इसलिए इसका जो डिराइव किया गया है लेटिन वर्ड विनोम से इसका नाम, जिसका मतलब था पॉइजनस फ्लूइड। वायरसेस आर बीइंग वाइडली यूज्ड। वायरस जो है वो यूज़ हो रहा है इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। कहाँ पर यूज़ हो रहा है? वैक्सीन प्रिपेयर करने में यूज़ हो रहा है वायरस। हम इससे वैक्सीन्स बनाते हैं और वैक्सीन्स का आपको अच्छे से पता है, क्लास में भी डिस्कस हुई थी ये बात, वैक्सीन्स होती क्या हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये देखें, ये इसका जो है वो एक स्ट्रक्चर है वायरस का, और ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए इतना जो है वो शो कर रहे होते हैं। एज सच इसका इतना ज़्यादा हमें नेकेड आई से तो ये बिल्कुल भी ऐसा विजिबल नहीं होता, तो हम इसको जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ये देखें, इसका ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सरफेस ये ऊपर वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं हेड, और जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं नेक, और ये आपको जो सर्कुलर सा एक एरिया नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं कॉलर, और ये जो नीचे आ रहा है इसको हम कहते हैं शीट। यानी मैं आपको इसका बेसिक जो है वो पार्ट्स को दिखाना चाह रही थी कि आपको इसके बेसिक पार्ट्स का पता हो। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये हेड है, ये नेक है, ये कॉलर है और ये शीट है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल यू कैन से जो इसका जीनोम होगा बच्चे, वो या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, यानी इसके अंदर दोनों नहीं होंगे। इसके अंदर या तो आपसे कोई पूछ सकता है कि वायरस के अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, या दोनों हो सकते हैं। तो हाँ, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन इकट्ठे जो है वो आप कह लोगे ये नहीं हो सकता, इकट्ठे दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमारे पास इसमें डीएनए का मतलब क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का क्या मतलब होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए जो है वो हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो वायरस के अंदर डीएनए भी हो सकता है, वायरस के अंदर आरएनए भी हो सकता है। और फिर आप देखो ये इसकी टेल फाइबर्स निकल रहे होते हैं, ये देखें ये वाले, ये जो बेस प्लेट है ना, ऊपर जो है कॉलर है, नीचे बेस प्लेट है, और इसके साथ ये जो 6 टेल फाइबर्स आपको नज़र आ रही हैं अटैच होते हैं, ये वाले जो कि आप कह लो जो पेनिट्रेट कर रहा होता है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो ये यहाँ से इस वाले पार्ट को अपना जो है वो यूज़ करता है। तो ये तो था अबाउट वायरस, कि वायरस जो है वो होता क्या है, क्या होता है। हम कहेंगे कि पूरा इसको जो है वो पॉइजन के नाम से जो है जाना जाता था, और ये इसका जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड विनोम से इसको डिराइव किया है, जिसका मतलब होता है जहरीला मवाद, और ये वैक्सीन बनाने के काम आ रहा है। फिर हमने इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लिया कि ये उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसके बाद है हमारे पास इसका थोड़ा सी मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ, यानी अगर कोई पूछे आपसे कि वायरस जो है उसको डिफ़ाइन करो, तो आपने किस तरह से इसको डिफ़ाइन करना है। तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? वायरस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का क्या मतलब होगा बच्चे? यानी ऐसी एंटाइटीज़ जो कि इतनी छोटी होती है कि हम इनको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते,
जो आम माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे भी हम इनको नहीं देख सकते, ये इतने छोटे होते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, यानी कहते इतने स्मॉल होंगे कि ये जो है वो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी हमको नज़र नहीं आएंगे। नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर क्या होते हैं? यानी इनकी कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, इनका कोई बाकायदा सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। इन्फेक्शियस इंटाइटीज होती हैं, यानी ये इन्फेक्शंस काज करती हैं। विच कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए, या तो इनके अंदर डीएनए होगा, यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा, या फिर इनके अंदर आरएनए होगा यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा इन आ प्रोटीन कोट। और ये देखो, ये जो इसका होगा ना, इसको हम कहते हैं प्रोटीन कोट। ये जो बाहर है, ये इसका इसके अंदर इन केस होगा, यानी आप कह लो सराउंडेड होगा, बाउंडेड होगा बाय द दिस कोट। ये जो इसका ये वाला बाहर वाला पोर्शन होगा, यहाँ पर ये इसके अंदर जो है वो डीएनए होगा। तो कह रहे हैं कि या तो इसके अंदर जो है वो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, जो इनकेज इन अ प्रोटीन कोट एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, और वो फिर रिप्रोड्यूस करेगा अपने आप को इनसाइड द सेल्स ऑफ लिविंग होस्ट। तो वायरस के बारे में मतलब वायरस जो है इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि ये जो है ना, जब लिविंग सेल के अंदर जाता है ये तभी रिप्रोड्यूस करता है। जब ये नॉन लिविंग सेल के अंदर, या आप कह लो कि आउटसाइड द लिविंग सेल होगा, तो ये जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो हम इसको कहते हैं कि ये एक हम कह सकते हैं लिंक होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो यहाँ एक बाउंड्री पे होता है लिविंग और नॉन लिविंग के, कि जब लिविंग में जाएगा तो ही रिप्रोड्यूस करेगा, जब लिविंग से आपका आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा फिर ये ग्रो नहीं करता। तो वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस इंटाइटीज होते हैं। इन्फेक्शियस का क्या मतलब होगा? ये बीमारियां फैलाएंगे, और इनके अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, इनकेस्ड इन अ प्रोटीन कोट एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ इनसाइड द सेल्स ऑफ लिविंग होस्ट। ये इसकी बच्चे जो है वो प्रॉपर वायरस की डेफिनेशन होगी। फर्दर हम इसका देखते हैं कि इट काजेज मैनी डिजीजेज। अब जब ये होस्ट में अपने आप को रिप्रोड्यूस कराएगा तो क्या उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? डेफिनेटली उसके अंदर जो है वो बीमारियां पैदा करेगा। कौन कौन सी? जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, हेपेटाइटिस आपको सबको पता है, स्मॉल पॉक्स होते हैं। तो जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाकर अपने आप को रिप्रोड्यूस करा रहा होता है, तब ये होस्ट में जो है वो बीमारियां फैलाता है। इट यूटिलाइजेज द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट फॉर इट्स ओन सिंथेसिस। अपनी आप कह लो स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, अपना प्रोटीन कोड बनाने के लिए, अपना जो है आप कह लो कोर बनाने के लिए, अपने स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, ये अपना जो होस्ट होगा, यानी जिसमें जाकर इसने रिप्रोड्यूस हो रहा है, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रोड्यूस हो रहा है, उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करेगा। ये वही बात हो गई कि हम किसी और की चीज़ को यूज़ करते हुए अपना जो है वो कोई चीज़ बना लें। तो वायरस के सेम यही काम होता है, ये अंदर जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसकी मशीनरी को सारा यूज़ करेगा, उसकी मतलब प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगा होस्ट के, और अपनी जो है वो चीज़ें बनाएगा, और ना उसमें जो है वो डिजीज़ भी काज कर देगा। तो वायरस के हवाले से अब तक जो है वो हमने इसकी जस्ट अभी इंट्रो किया है, जस्ट हमने थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख ली, बैकग्राउंड देख लिया, थोड़ा सा इसकी डायग्राम के ऊपर फोकस कर लिया, और थोड़ा सा हमने इसकी डेफिनेशन जो है वो देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अबाउट अकरेंस ऑफ वायरस, और उसके बाद हम इसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का देख लेंगे, और थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर को अच्छे से जो है वो देख लेंगे। तो अब तक के लिए जो है वो इतना हमने बैक्टीरिया कंप्लीट कर लिया, उसमें ज़ील नेल्सन टेक्निक या आप कह लो एसिड फास्ट ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट कर लिया, उसका प्रोसीजर देख लिया, और जो वायरस है उसका जो है वो इंट्रो कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया कि हम उसमें फर्दर प्रोसीड करेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई क्वायरी जहन में आ रही हो तो अपना जो है वो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।